हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 12 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, अगर फ्रंट पेज की बात की जाए तो आपके सामने है कि जो विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें अभी सेंट्रल विस्टा की बात की जा रही है यहाँ पे, जहाँ पे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनना, एक्सटेंशन हो रहा है बिल्डिंग का, तो उसको लेकर के अभी एक पिटीशन लगाई गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट गई है कि आप इन पिटीशंस को बिल्कुल खारिज कर दो, क्योंकि वैसे ही इस प्रोजेक्ट को पहले ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और अभी भी लगातार ऐसे कुछ ना कुछ कोई बात लेकर के आता है, कोई कुछ दूसरी बात लेकर के आता है, ऐसे अटकाए रखे हुए हैं इस प्रोजेक्ट को। तो आप इसको एक एग्जाम्पलरी कॉस्ट के बेसिस पे एक बार डिस्कार्ड कर दो। डैट मीन्स कि पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, तो इसको आप रोको मत। जैसे कि हम बार बार देखते हैं कि जब जुडिशियल एक्टिविज़म की बात आती है तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा इकोनॉमी को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में उसी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है दिल्ली हाई कोर्ट से कि आप ये जो पिटीशन आ रही है इसको रफा दफा करो। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर जो पिटीशन लगाई गई है उसमें ये बोला गया है कि ये जो साइट है, सेंट्रल विस्टा की जो कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर 400 के लगभग लेबर काम कर रही है बोले। तो उन 400 लेबर को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, ये बताया जा रहा है। बट अगर रियल सेंस में आप देखो, थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच के हिसाब से देखें तो ये कम से कम 400 लोगों को जॉब तो मिल रही है, थोड़ा सा अगर सोचा जाए तो, राइट। क्योंकि क्या होता है कि समाज में जो रियलिटी है वो तो देखो, ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है, और ये जो एक्टिविस्ट होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं दूर दूर पर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं अपने खुद के काम करने के लिए। ये ऐसा देखने को मिलता है कई बार। अभी रियलिटी है वाकई में कि कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, परेशानी बहुत है दिल्ली में, बट एक ये फेज़ भी हमें पता होना चाहिए। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस हो तब जाकर के क्लैरिटी हमारे सामने आएगी। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट किया, पर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भाई हम एक बार तो सुनेंगे कि मुद्दा क्या है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी न्यूज़ यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो हायर कोर्ट्स हैं वो और गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है। अभी जो कोविड-19 के केसेस बढ़ गए हैं और पर्टिकुलरली तब जब इलेक्शंस चल रहे थे उसके चलते, चाहे 5 असेंबली इलेक्शंस की बात करो या फिर बोला यूपी में पंचायत इलेक्शन हुए हैं उनकी वजह से, तो ये चीज़ बताई जा रही है। इसके अलावा इधर आप देख सकते हो मैसिव कोविड स्प्रेड, कोविड-19 के केसेस आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। अभी एक्टिव केसेस हैं 37 लाख, जिसमें 533 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। तो ऐसे में गाँव में भी ये आप देख सकते हो कोविड स्प्रेड हो चुका है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सोचा ही नहीं था कि गाँव में भी इस तरीके से ब्लास्ट होगा क्या। ये साथ में गाँव में ये केसेस आने के चलते अब जो इकोनॉमी की रिकवरी है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हॉल्ट पे आ गई है, या फिर आप कह सकते हो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, ये चीज़ बताई जा रही है। आरटीपीसीआर की जो टेस्टिंग होती है उन नॉर्म्स को और इजी कर दिया गया है। सरकार ने ये कहा कि बोले कैसे भी करके एंटीजन टेस्टिंग बूथ हैं वो लगाए जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराई जाए, जिससे कि लोगों को इस इन्फेक्शन से बचाया जा सके। एक बार अगर ट्रैकिंग प्रॉपर हो जाएगी तो फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट भी दिया जा पाएगा। तो ये चीज़ इस आर्टिकल में बताई हुई है। इसके अलावा आप फ्रंट पेज पे दूसरी न्यूज़ की बात करें तो यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स है ना, वो जॉनसन एंड जॉनसन का जो वैक्सीन कैंडिडेट है उसका प्रोडक्शन सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर करना चाह रहा है। तो ऐसे में अभी बातचीत चल रही है, आउटकम क्या निकलेगा वो टाइम बताएगा। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर क्या है कि सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अभी प्रोडक्शन कर रहा है कोविशील्ड का, और कोविशील्ड प्रोडक्शन जो हो रहा है, ये वैक्सीन कैंडिडेट है, इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर इसको तैयार किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस एस्ट्राजेनेका, इन दोनों ने मिलकर के, और फिर बाद में अभी प्रोडक्शन किया जा रहा है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बोला इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जॉनसन एंड जॉनसन का जो वैक्सीन कैंडिडेट है उसका इंडिया के लिए जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में आगे बढ़ने की बात की जा रही है। इसके अलावा ये पॉलिटिक्स है, कोविड प्रोटोकॉल्स को तोड़ने के चक्कर में पॉलिटिशियन को जेल हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो गोवा में 26 जनों की डेथ हो गई, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है। यही कोविड का केस चल रहा है। यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर हाईएस्ट केसेस देखने को मिल रहे हैं, और हालत ये देखो
कि हॉस्पिटल्स में लोग अपने घरों से खाटे लेके जा रहे हैं कि अपने खुद के जो नियर एंड डियर्स हैं उनको ट्रीटमेंट दिला सकें। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ये हमारे काम का है नहीं। तो बेसिकली फ्रंट पेज पे जो चीज़ें थी उनका हमने समरी देख लिया। अब आगे चलते हैं। फिर बीच में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं। एक न्यूज़ तो ऐसी थी कि कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो लेप लगाया जाता है ना, काऊ डंग का लेप, ठीक है, तो उसको ट्रीटमेंट समझ करके कुछ लोग गौशालाओं में जा रहे हैं, वहाँ पर गाय के गोबर का लेप करवा रहे हैं। तो वहाँ पर एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि जो ब्लैक फंगस है उसका इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बन जाएंगे अगर इस तरीके से आप लापरवाहियाँ बरतोगे। तो एक तो ये न्यूज़ थी, बाकी तो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं। हाँ, सरकार की तरफ से अभी राजस्थान सरकार की तरफ से एक प्रोविज़न किया गया है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट मिल रहे हैं उन ट्रीटमेंट्स की प्राइस को रेगुलेट किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये एक चीज़ बहुत ही अच्छी है। ये कहीं ना कहीं आप केस स्टडी में आप लिख सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस ना लेना शुरू कर दे, नहीं तो फिर पेशेंट शरीर से तो परेशान है ही, फिर मनी से भी परेशान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी जो हमने देख ली। अब वर्ल्ड पेज पे अगर देखें तो इमरान खान ने स्टेटमेंट फिर से दे दिए हैं। अभी जो हम कयास लगा रहे थे ना, बातचीत हमने की थी कि पाकिस्तान और इंडिया जो है अब कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बट इमरान खान अभी सऊदी अरब के विजिट पे गए और वापस आते ही उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर का जो डिसीजन है आर्टिकल 370 को जो इनइफेक्टिव बनाया गया है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें आर्टिकल 370 के अंडर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का जो प्रोविज़न था उसको रिवॉक कर दिया गया। बोलो उसको रिवर्स करो, स्टेटहुड रिटर्न दो, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस पूरा दो, तब जाकर के हम बातचीत करेंगे। तो कहने का मतलब अभी भी पाकिस्तान की सरकार वहीं फंसी पड़ी है जहां पर फंसने का आइडिया हमें था कि हाँ आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है। क्योंकि पीछे क्या था, जो पाकिस्तान के मिलिट्री के जो जनरल है उन्होंने भी अपनी तरफ से ये कहा था, बाजवा ने, मतलब अपने स्टेटमेंट्स में कश्मीर को और इनके ऊपर ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया था। तो और सीज़ फायर जो है उसका ऑब्जर्वेंस भी हुआ, स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करने की बात की गई फरवरी के लास्ट अगर वीक की बात की जाए उस टाइम पे। तो ऐसे में कुछ आशाएं बन रही थी कि कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, बट वो अभी पॉसिबल नहीं है। इधर आप देख सकते हो चाइना ने बांग्लादेश को वार्न किया है कि अगर बांग्लादेश क्वाड को ज्वाइन करता है, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जो कि 4 डेमोक्रेटिक कंट्रीज लीड कर रहे हैं जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और अगर उसको बांग्लादेश ज्वाइन करता है तो चाइना ने सीधी वार्निंग क्या दी है कि आपको इसके रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं सब्सटेंशियल डैमेज होंगे बायलैटरल रिलेशंस में। जबकि बांग्लादेश ने स्टेटमेंट क्या दिया है कि भैया आप डरो मत, हम अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप पहले से ही अपने हिसाब से कयास लगा रहे हो, जो कि ठीक बात नहीं है। तो देख लो चाइना कितना इस चीज़ को लेकर के कंसर्न्ड है कि क्वाड जो है वो एंटी बीजिंग ग्रुप है, ठीक है, चाइना के खिलाफ एक ग्रुप बनाया हुआ है। जबकि रियलिटी क्या है, वो है भी कहीं ना कहीं ऐसा ही, क्योंकि चाइना जो अपनी यूनिलैटरल असर्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखो जापान में 4थी कोविड की वेव आ चुकी है और हाल ऐसे हैं कि क्रिटिकल केयर बेड्स जो अवेलेबल है ना हॉस्पिटल्स में, उनमें 96% तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। तो ये चीज़ वाकई में बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है कि 4th वेव वहाँ पर चल रही है, और जापान तो एक डेवलप्ड कंट्री है, उसके बावजूद अगर ऐसे कंट्रीज़ में परेशानी हो रही है तो हमारा तो हाल अभी भी टाइट है 2nd वेव में ही। तो फ्यूचर में अगर 3rd 4th वेव ऐसी आती है, और देखो ये प्रेडिक्शंस हैं कि 3rd 4th 5th वेव, और हो सकता है लंबे टाइम तक 3-4 साल तक अभी कोविड नहीं जाने वाला है, ये कहीं ना कहीं घूम घूम करके इसके स्ट्रेन्स अपडेट होते जाएंगे। तो तरीका केवल एक बचता है, घर पे एकदम सेफ रहो, एक्सरसाइज रूटीन करो, आधे घंटे से 1 घंटे एक्सरसाइज रूटीन करो, खाना एकदम बढ़िया खाओ, और खाना कौन सा खाना आपको, जो आपकी क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल हो, जो ट्रेडिशनल फूड है ना वो खाओ आप, आपकी वहाँ की क्लाइमेट जो अलाउ करती है ना वो खाना खाओ। आप लोग दूसरी क्लाइमेट का खाना मत खाओ। तभी तो आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है कि आप जनरल स्टडीज़ में ज्योग्राफी पे अगर कमांड बनाओगे तो आपको उस पर्टिकुलर रीजन स्पेसिफिक आइडियाज़ मिलेंगे, तब जाकर के आप डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हो। तभी तो बोला जाता है ना कि आप टॉप डाउन अप्रोच की बजाय आप अगर राइट अप अप्रोच अपनाओगे, जहां पर बॉटम से आइडियाज़ पिक करोगे,
बॉटम से आइडियाज़ पिक करोगे और टॉप पे प्लान करोगे और फिर आइडियाज़ को फिर से दे दोगे किसको, बॉटम वाले को, और रिसोर्सेज अलोकेट करोगे, उसके बेसिस पे फिर बाद में इजीली काम एग्जीक्यूट हो पाएंगे। तो बेसिकली यही पॉइंट है कि आपके रीजन स्पेसिफिक जो भी ट्रेडिशनल खाना है ना, उस फूड को कंज्यूम करो, एकदम सात्विक खाना खाओ और रूटीन एक्सरसाइज करो, क्योंकि अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ वेव अगर आती है तो सर्वाइव वही करेगा जो फिट है, फिटेस्ट सर्वाइव, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है। इसीलिए तो बोला जाता ना डार्विनिज्म, एक हमने आर्टिकल भी देखा था सोशल डार्विनिज्म, कि बोलो जो कैपेबल है वो वैक्सीन लगवा लेंगे, महंगे महंगे वैक्सीन, और जो कैपेबल नहीं है वो वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है फिट रहो भाई, और कोई तरीका नहीं है, रामदेव बाबा को ढंग से फॉलो कर लो, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो चाइना की पॉपुलेशन स्लोवेस्ट पेस से ग्रो कर रही है और हो सकता है अगले साल से चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन करना भी शुरू करे। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी 1970s 80s के अंदर अडॉप्ट कर ली थी, ठीक है। तो ऐसे में वहाँ पर पॉपुलेशन अभी देखोगे ना, तो अभी जो करंट सेंसस का जो डेटा आया है वो बताया जा रहा है कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है चाइना की, जो कि अब आने वाले टाइम पे धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो ये चाइना का जो मेन सीन है वो हमने देख लिया। चाइनीज़ पॉपुलेशन जो वो डिक्लाइन करने के ट्रेंड अभी दिखाई दे रहे हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ से डिप कर सकती है, ये बताया जा रहा है। वैसे तो चाइना हाईली पॉपुलेटेड कंट्री रहेगा अभी भी, क्योंकि अभी इंडिया ओवरटेक करने में थोड़ा टाइम और लगाने वाला है। और वैसे अभी रिपोर्ट्स कुछ ऐसे निकल के आ रही है कि कोविड-19 के चलते जो बर्थ रेट है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो देखो और ज़्यादा डिक्लाइन कर गई है, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना हेल्थ को लेकर के, उसके चलते लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। तो ये और एक रिपोर्ट देखने को मिल रही है, जो कि यूएसए की रिपोर्ट है ये, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं और ज़्यादा असर देखने का मिलेगा कोविड-19 के चलते। ओके, अब चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ और कि वर्क एज पॉपुलेशन जिसको हम कंसिडर करते हैं 15 साल से लेके 59 नॉर्मली, है ना, कई जगह 64 ईयर्स भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो ये जो पर्टिकुलर रेंज है, इस रेंज की पॉपुलेशन का जो ग्रुप है वो अब डिक्लाइन कर रहा है और बूढ़े लोगों के नंबर्स अभी राइज कर रहे हैं चाइना में। तो ऐसे में जो प्रोडक्टिव सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उसका नंबर डिक्लाइन करना और दूसरा बर्थ रेट का डिक्लाइन करना, इससे क्या होगा, जो चाइना का टारगेट किया हुआ है ना एक बड़ी इकोनॉमी बनना, तो डोमेस्टिकली जब पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो डिमांड कहाँ से होगी, और डिमांड जब नहीं होगी तो इकोनॉमी में फिर बाद में आप डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे और कैसे फिर बाद में एक इकोनॉमी बूस्ट हो पाएगी। तो ऐसे में चाइनीज़ इकोनॉमी को भी थ्रेट है इस पॉपुलेशन डिक्लाइन को लेकर के। तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अभी पिछले 2-4 साल पहले, आपको पता ही है कि वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा करके 2 चाइल्ड पॉलिसी ला दी, क्योंकि वहाँ पर बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। तो ऐसे में सस्टेनेबल मैनर में अगर कंटिन्यू करना है इकोनॉमी को, तो रिप्लेसमेंट तो होना ही चाहिए पॉपुलेशन का, एक बैलेंस तो बनना ही चाहिए, और उसमें भी वर्किंग एज पॉपुलेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आपने सुना होगा कि चाइना में जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसके चलते 6 पॉकेट सिंड्रोम आ गया था। 6 पॉकेट सिंड्रोम का मतलब आप सिंपल सा समझो, एक फीमेल और एक मेल, ऐसे में इन दोनों के एक बच्चा होता है, ठीक है। अब इस बच्चे की कोई डिमांड है कि मुझे कोई कार चाहिए, तो इसको कार को पूरा करने वाले कौन कौन, आप देखो कि फीमेल भी पूरा करने की कोशिश करेगी तो मेल भी पूरा करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा फीमेल के माता पिता, ठीक है, मदर एंड फादर, इधर मेल के मदर एंड फादर, मतलब इस बच्चे के नाना नानी और दादा दादी, अब उनके भी आप देखोगे तो इस कपल के भी एक ही बच्चा है और इस कपल के भी एक ही बच्चा है। तो ऐसे में आप देखो 1 2 3 और 1 2 3 3 3 6, ये 6 जने मिलकर के इस एक बच्चे की ख्वाहिश पूरी करेंगे। तो ऐसे में क्या हो गया, डिमांड ही नहीं बन पाएगी। इसको बोल दिया गया था 6 पॉकेट सिंड्रोम, कि एक चीज को पूरा करने के लिए 6 पॉकेट वहां पे तैयार हैं। तो ऐसे में कितनी गाड़ियां लाके दोगे, 6 के 6 गाड़ियां लाके देंगे, तो ऐसे में बच्चा बोर हो जाएगा, फिर अगली बार डिमांड ही नहीं करेगा कि मैं मांगूंगा तो पता नहीं और क्या क्या लाके दे देंगे, समझ गए। तो 6 पॉकेट सिंड्रोम देखने को मिला था, इसलिए चाइना ने कहीं ना, ये इकोनॉमी के लिए घातक है, क्योंकि डिमांड ही नहीं बनेगी, जब बच्चों की नंबर ही कम है तो फिर खिलौने ही नहीं बिकेंगे, तो इकोनॉमी चलेगी कैसे। तो इस चीज को ध्यान में रख करके 2 चाइल्ड पॉलिसी फिर से स्टार्ट कर दी गई है चाइना में। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है एक्सप्लेन पेज की बात करें तो एक्सप्लेन पेज पे फर्स्ट है ओली सरकार गिर चुकी है, केपीएस ओली नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार गिर चुकी है नेपाल में।
अब यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ वहाँ की पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज़ कि नेपाल के रिलेशन केपीएस ओली के 2 टेन्योर रहे हैं उनके टाइम पे इंडिया के साथ में और चाइना के साथ में कैसे रहे हैं। तो एक पोर्शन तो ये निकालेंगे इस आर्टिकल से। दूसरा, अगर जीएसटी से एग्जम्पशन दिया जाता है कोविड वैक्सीन को या कोविड के ड्रग्स को तो उसका क्या असर होगा, ये भी हम देखेंगे। तीसरा, यूएस में एक पाइपलाइन है, क्रूड मतलब फ्यूल पाइपलाइन है, उस पर साइबर अटैक देखा गया है। उसके चलते पाइपलाइन से जो फ्यूल है उसकी सप्लाई रुक चुकी है और ऐसे में ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो गए। तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इस आर्टिकल को भी हम देखेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे अगर देखें तो फर्स्ट तो न्यूज़ है व्हाट्सएप वाली जो प्रिवेसी पॉलिसी है उसको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं लीगल इशू पे देख करके कोई नया कानून ला सकती है, उस पर बताया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर तो देखो आगे टाइम बताएगा कि सरकार का स्टैंड क्या है। अभी केवल और केवल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि सरकार क्या कर सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे लिए इसमें, क्योंकि व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है उसके बारे में हमने कल देख लिया था। सेबी ने नया एक प्रपोजल दिया है अपनी तरफ से, एक पेपर रिलीज़ किया है जिसमें ये बताया है कि जो प्रोमोटर्स होते हैं, दैट मीन्स किसी भी कंपनी में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं, जिनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, अब उनको प्रोमोटर्स ना बोल करके अब बोला जाएगा पर्सन इन कंट्रोल। ये एक तो टर्मिनोलॉजी चेंज की गई है और कुछ और भी चेंजेस उसमें प्रपोज किए गए हैं, तो इस आर्टिकल को भी हम देख लेंगे। इधर आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड स्कीम्स की अगर बात करें तो उसमें डिप देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है, ये चीज़ बताई जा रही है। तो इतना कुछ म्यूचुअल फंड वाला कितना राइज हुआ क्या है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 है उसको बंद कर दिया गया है टेम्प्रेरी। इसके अलावा हमारे और काम की चीज़ अगर देखो तो एक ये है इंपॉर्टेंट कि 2022 में इंडियन इकोनॉमी 10% की ग्रोथ रेट से राइज करेगी और 2021 जो है वो हाईली फ्रेजाइल है। दैट मीन्स अभी अनसर्टेनिटीज लगातार बनी हुई है, ये बात कही है यूएन ने। और यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लिख ही लो। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये रिलीज कौन करता है, तो ये रिलीज की जाती है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे आर्टिकल में। बाकी तो फिगर दिया हुआ है कि 2022 में तो इंडियन इकोनॉमी 10.1% से राइज करेगी, जबकि 2021 में इंडियन इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल रहने के चांसेस है, अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इवन 2022 की जो ग्रोथ रेट है इंडिया की वो चाइना को भी सरपास कर देगी, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने यहाँ पे देख ली। इसके अलावा आपके लिए छोटी सी टास्क क्या है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप गूगल करोगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये बॉडी, तो आप ये जरूर देखोगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, क्या काम करता है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। और अभी तक क्या क्या जो नए लेटेस्ट जो केसेस हैं उनको कौन से को अभी हैंडल किया जा पाया है इसके द्वारा, ठीक है। तो इतने हमारे पास में एक्सप्लेन पेज और इकोनॉमी पेज के जो आर्टिकल्स हैं अब उनको डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन पेज से व्हाट नेक्स्ट फॉर ओली एंड नेपाल। तो ओली सरकार गिर चुकी है, रिलेशन देख लेते हैं कि ओली के टाइम पे क्या रिलेशन रहे इंडिया और चाइना के साथ में नेपाल के। तो नेपाल और इंडिया रिलेशंस की अगर बात करें तो देखो खींचतान बनी रही, इसमें कोई डाउट नहीं, स्ट्रेन रहा, बहुत ज़्यादा खींचतान बनी रही, कोई रिलैक्सेशन नहीं रहे। आप देखोगे सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट निकल के आया था वो ये 370 स्क्वायर किलोमीटर का काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियादूरा का जो ट्रायंगल है उसको लेकर के डिस्प्यूट क्रिएट करना, जिसमें इन तीनों रीजन्स के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसको नेपाल ने क्लेम कर दिया, अपना नया मैप रिलीज करके इवन पार्लियामेंट से पारित करवा दिया, राइट। और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो इन सभी इस ट्रायंगल को अपना एरिया बताता है। तो अब हम इस कंटेंट को देखने के लिए मैप पे चलते हैं। ये आपके सामने मैप है जिसमें ये रहा नेपाल, इधर चाइना है और ये इंडिया। इनके ट्राई जंक्शन पे ये ट्राई जंक्शन बन रहा है जिसमें इधर आप देख सकते हो लिम्पियादूरा, इधर आप देख सकते हो काला पानी और यहाँ पर देख सकते हो लिपुलेख पास। तो ऐसे में यहाँ पर एक रिवर पास होती है जिसका नाम है काली रिवर, ठीक है। तो उस रिवर का कोर्स चेंज होने के चलते इस पर्टिकुलर रीजन में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट राइज होकर के आ गया, क्योंकि इंडिया का मानना यह है कि
ये जो रीजन है ये इंडिया की टेरिटरी है, और जबकि नेपाल ने अब की बार क्लेम कर दिया, बोले ये हमारी है, जबकि ये डिस्प्यूटेड रीजन रहा है। बातचीत करने की नेपाल ने बहुत कोशिश की, बट इंडिया की तरफ से कोई बातचीत हुई नहीं। बातचीत करते तब तक कोविड-19 आउटब्रेक हो चुका था, तो ऐसे में अभी तक इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हो पाई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लिपुलेख पास जो कि चाइना इंडिया के बीच में पास है, आने जाने के लिए एक गैप है। इसके अलावा काला पानी वाला रीजन ये, और एक ये लिम्पियादुरा, ये तीनों की तीनों मिलाकर के डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। और इधर आप देख सकते हो उत्तराखंड हमारा स्टेट आ गया, और उधर की तरफ से अगर नेपाल की तरफ से अगर देखें तो सुदूर पश्चिम प्रदेश आ गया। सुदूर मतलब बहुत दूर का जो पश्चिम का स्टेट है, तो ये आप जरूर ध्यान रखोगे। मैपिंग भी हमारी हो गई है, ट्राई जंक्शन आप देख ही चुके हो, इधर चाइना का तिब्बत आ जाता है। और अगर ग्लोब में आप देखो तो इस स्पॉट को यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर लोकेटेड है ये, ठीक है। चलते हैं अब न्यूज़ पे। इसके अलावा चाइना के साथ में क्या रिलेशन रहे हैं, वैसे तो देखो शुरुआत में केपीएस ओली की सरकार कहीं ना कहीं टिल्टेड रही चाइना की तरफ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन भी कर लिया, बट साइन करने के बावजूद भी कुछ और जो ट्रीटीज थी, जैसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। एक्स्ट्राडिशन का मतलब हो गया कि मान लो चाइना में किसी ने कुछ गड़बड़ की है, कोई सिटीजन है चाइना का, और वो गड़बड़ करके और भाग के आ जाता है नेपाल में और शरण ले लेता है। अब नेपाल की सरकार और चाइना की सरकार के बीच में अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई है, तो ऐसे में नेपाल जो है उस इंडिविजुअल को चाइना को फिर से सौंप देगा। तो ऐसी ट्रीटी भी चाइना के साथ में नेपाल ने साइन नहीं की। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं नेपाल को भी डर लग रहा था कि कहीं चाइना जो है वो हमें डेट ट्रैप में ना फंसा ले, कर्जा दे करके कहीं फंसा ना ले, जैसे कि श्रीलंका को हम्बन तोता पोर्ट को लेकर के चाइना ने अपनी पूरी डोमिनेंस वहाँ पे थोप रखी है। और ये डर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे भी बना हुआ है, मलेशिया भी इस चीज़ को बार बार हाईलाइट कर चुका है। ये बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर चाइना पहले उधार देता है और फिर फांस लेता है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो चाइना जो है वो लगातार अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। इसमें पहला काम तो क्या कि जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो ग्रांट्स दिए जाते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एडवांस कंट्रीज हैं, उनके द्वारा नेपाल को, तो उसमें इंडिया और यूएस जैसे कंट्रीज को चैलेंज किया जा रहा है चाइना के द्वारा, नंबर 1। नंबर 2, नेपाल के अंदर प्रो डेमोक्रेटिक जो पार्टीज हैं, जो सरकार, अब चाइना क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो कम्युनिस्ट सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि डेमोक्रेसी आए इनके पड़ोस में। तो ऐसे में नेपाल में प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं रेडिकल चेंजेस लेकर के आए, इसके लिए चाइना कोशिश कर रहा है। साथ में अभी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी चल रही है, जिसमें इंडिया अपनी तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई दे रहा है या फिर वैक्सीन की सप्लाई दे रहा है नेपाल को, तो उसी को काउंटर करने के लिए चाइना भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहा है और वैक्सीन और ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये सारा रिलेशन हो गया चाइना और इंडिया के साथ में नेपाल का। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है द डिबेट ओवर वैक्सीन जीएसटी एग्जम्पशन। तो बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई कि भाई वैक्सीन या फिर जो भी कोविड-19 को टैकल करने के लिए ड्रग्स हैं, बोलो उन पे आप जीएसटी में छूट दे दो। बट हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिए हैं कि अगर वहाँ पर जीएसटी से रिलैक्सेशन दे दिया गया है तो इससे क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, और इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा तो ये जो दवाइयाँ हैं, वैक्सीन्स हैं, और ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाएंगी और महंगाई का फिर कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा कंज्यूमर को। तो बोला इसमें कोई फ़ायदा है नहीं। तो ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स ने एक नया रास्ता निकाला है और वो बोला है ज़ीरो रेटेड सप्लाई आप इंश्योर कर दो। दैट मीन्स कि आप जीएसटी से छूट मत दो, जीएसटी में ही जो मिनिमम टैक्स स्लैब है ना आपके पास में, उस टैक्स स्लैब में इसको डाल दो। इससे क्या होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा उठाया जा पाएगा जो भी फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे कंज्यूमर्स। इसमें क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, मैंने आपको बताया था, मान लो कोई वैक्सीन है जिसको अब सीधा का सीधा कंज्यूमर को देना है, मतलब पेशेंट्स को लगाना है, तो वैक्सीन डेवलप होने से पहले आप देखोगे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, दैट मीन्स सर्विस लगाई आपने। दूसरी, आप उसमें बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे तब जा करके वो वैक्सीन के जो पूरा एक हमने बात की थी ना 1000 लीटर का पूरा टैंकर तैयार हुआ था वैक्सीन का, वो वाली बात। फिर आप देखोगे जो छोटी शीशियाँ होती हैं जिनके अंदर वैक्सीन स्टोर किया जाता है, जिनको वाइल बोला जाता है, वाइल्स का प्रोडक्शन, अब ये जाती हैं और फिर बाद में असेंबली होती है और उसके बाद में ये वैक्सीन डेवलप होता है। तो ऐसे में रॉ मटेरियल के ऊपर भी जीएसटी दिया जाता है, और रॉ मटेरियल जब कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट में आ रहा है तो उसके बीच में सर्विसेज लग रही हैं तो उन पे भी जीएसटी लगता है। तो ऐसे में अगर वैक्सीन को यहाँ पर फाइनल स्टेज पर आपने जीएसटी से बिल्कुल फ्री कर दिया, एकदम मुक्त कर दिया कि टैक्स लगेगा ही नहीं, तो ऐसे में ये जो इनपुट पे जो टैक्स लग गया ना,
इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, बोला इस स्टेज पर भी आप जीएसटी स्लैब कोई ना कोई अप्लाई करके रखो। इससे क्या होगा कि जो इनिशियल स्टेजेस पे जो जीएसटी लग चुका है उस पर बाद में यहां पर जो टैक्स लगेगा उसमें छूट मिल जाएगी, और इससे क्या होगा, कंज्यूमर को फायदा हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिल जाएगा जो भी कंपनीज हैं, जो भी वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उनको। तो इसके लिए क्या एक्सपर्ट्स ने बोला, जीरो रेटेड, कि आप चलो ठीक है इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठवाने के लिए आप एक काम कर दो, जीरो रेटेड स्लैब में डाल दो जीएसटी में, जिससे कि मिनिमम से मिनिमम, एकदम जीरो तो नहीं, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम जो टैक्स लगे वो टैक्स लग जाए। तो इससे क्या होगा, फायदा भी हो जाएगा और कंज्यूमर पे लोड भी नहीं पहुंचेगा। तो ये बात बोली गई निर्मला सीतारमण के द्वारा। दूसरी तरफ बोला जीएसटी का अगर मान लो 100 रुपया इकट्ठा होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी की अगर बात की जाए तो उस 100 रुपये में से 50 रुपये तो स्टेट्स के पास में जाते हैं, 50 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाते हैं। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो एसजीएसटी होता है वो जाता है, और सीजीएसटी जो होता है वो किसके पास में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो फिर उसके बाद में सीजीएसटी का भी 41% जो है वो डेवोल्यूशन के तौर पे स्टेट्स को हेल्प मिलती है। तो ओवरऑल इस 100 रुपये में से स्टेट्स को 70.5 रुपये पहुंच जाते हैं। तो बोले स्टेट्स का शेयर बोले ज़्यादा है, लॉस स्टेट्स को ज़्यादा देखना मिलेगा। इसके अलावा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि टैक्स जो है वो कैसे इन आइटम्स पे लगता है, उस डिटेल को बताया जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जीएसटी है ना, देखो डोमेस्टिक सप्लाईज की अगर बात करें तो उस पर तो देखो 5% लगती है, ठीक है, ये ड्रग वैक्सीन जिनकी बात हम कर रहे हैं कोविड के लिए, या फिर अगर कोई 5% तो लगती है डोमेस्टिक पे, और कॉमर्शियल इंपोर्ट अगर किया जाता है तो उस पर केवल 5%। और कोविड ड्रग या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को अगर अट्रैक्ट, मतलब इनकी बात करें ड्रग्स की और कॉन्सेंट्रेटर ऑफ ऑक्सीजन, तो उन पर जीएसटी लगता है 12%। तो ऐसे में होलसेल लेवल की अगर बात करें, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन की, मान लो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तो जो वैक्सीन बनाया वो कहीं ना कहीं दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास में जाएगा। तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ में जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके बीच का जो लिंक है वो एक होलसेल लेवल पे होगा, बहुत बड़े बल्क में वैक्सीन को डिलीवर किया जाएगा। तो इसको बोल देंगे बिजनेस टू बिजनेस डील। तो ऐसे में फिर क्या हो जाता है कि अगर टैक्स एग्जम्पशन दे दिया जाता है रिटेल लेवल पे, जिसमें हम बोल रहे हैं कि वैक्सीन जो डिलीवर किया जा रहा है किसी भी पेशेंट को, वहां पर जीएसटी आप फ्री कर दो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस जीएसटी को एग्जम्प्ट करने का घाटा कहाँ हो जाएगा, ये जो बिजनेस टू बिजनेस डील हो रही है ना, इस डील में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में टैक्स अगर का फ़ायदा नहीं मिल पाया प्रीवियस स्टेजेस पे, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को उठाना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। देखो वैक्सीन डेवलप होने से पहले कितनी स्टेजेस होती हैं, अलग अलग टैक्स रेट्स अवेलेबल हैं, वाइल्स का डेवलप होना, बायो रिएक्टर्स का चलना, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के ऊपर जो टैक्स लगता है वो अलग है, अलग अलग जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ पर जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, या फिर दूसरी जो इनपुट सर्विसेज हैं उन पर भी टैक्स लगता है 18%। तो बोला ऐसे मिला करके बहुत सारा टैक्स इकट्ठा हो जाता है। तो इस टैक्स का फ़ायदा आगे की स्टेजेस पे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाए, ऐसे में तो ज़्यादा घाटा हो जाएगा। तो ऐसे में जीएसटी को बिल्कुल डिस्कार्ड करना इज नॉट ए राइट आइडिया। तो बोला क्या करें, बोला जीरो रेटेड सप्लाई को आप फोकस में लेकर के आओ, जिसमें कि सेंट्रल जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में आप जो सेक्शन 2 है उसका क्लॉज 47 है, उसके अंडर में प्रोविजन दिया हुआ है कि आप नील रेट की तरफ अट्रैक्ट कर दो, मतलब वैक्सीन्स को आप पुट ही में कर दो, ड्रग्स को, वैक्सीन को, या जो भी रिक्वायरमेंट है कोविड से रिलेटेड, तो उनको आप नील रेट की तरफ आप डाल दो। तो ऐसे में क्या होगा कि जीएसटी अप्लाई भी हो गया और टैक्स भी नहीं लगेगा। पर नील रेट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, कुछ ना कुछ माइन्यूट इंटरेस्ट रेट तो लगती है, मतलब जो टैक्स है वो तो लगता है। बट इसमें फ़ायदा क्या हो जाएगा, जीएसटी का फ़ायदा मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो हमने पूरा अभी पीछे तो पूरा सिनेरियो देखा, उस सिनेरियो से बचा जा पाएगा, कंज्यूमर्स कहीं ना कहीं बच पाएंगे ज़्यादा कॉस्ट देने से। ठीक है, जीएसटी रिलेटेड ये जो जीरो रेटिंग वाला फ़ायदा है ये किसको मिलता है, एक तो जिन भी प्रोडक्ट्स का, जिन भी सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है ना उनके लिए, या फिर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है सेज जिनको बोलते हैं, इनके बारे में मैंने बोला था आपको कि आपको पढ़ना है सेज फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सेज में जो भी कुछ आता जाता है तो उन पर भी कहीं ना कहीं टैक्स में रिलीफ मिलती है जीएसटी के अंडर में, जीरो रेटेड कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा प्रोविजन है, ये बोला जा रहा है आर्टिकल के द्वारा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है यूएसए की एक पाइपलाइन जिस पर साइबर अटैक हुआ और इसका क्या असर पड़ा प्राइस पे। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर है, ये अटैक जो हुआ है वो रैंसमवेयर अटैक हुआ। रैंसम का मतलब आप जानते हो फिरौती लेना। इसमें क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। रैंसमवेयर में क्या होता है, ये एक तरीके का साइबर अटैक है जिसमें मालवेयर दैट मीन्स वायरस जो है ना वो सेंड कर दिया जाता है सिस्टम में। मान लो ये कंपनी है ABCD, यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू ये कनेक्टेड है, अपनी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे में जो हैकर होगा वो इस इंटरनेट का यूज़ करेगा और यहाँ से अपने जो मालवेयर्स हैं वो भेज देगा यहाँ पर ABC कंपनी के कंप्यूटर्स में, और वहाँ पर जाकर वो वायरस जो मालवेयर है वो उस कंप्यूटर, सारे जो कंप्यूटर सिस्टम है जहाँ जहाँ पर भी वो मालवेयर पहुँच गया वहाँ पर उनको एनक्रिप्ट कर देगा, मतलब उन पर लगा देगा लॉक। और लॉक लगाने के बाद में अनलॉक करने की व्यवस्था भी दे दी जाएगी। पर जैसे ही ये कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं उस कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करेंगे और अनलॉक करने की बात करेंगे तो वहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको इतने डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपनी फाइल्स को एक्सेस कर पाओगे। तो ऐसे फिरौती मांग ली ना, एग्जैक्टली यही है ये रैंसमवेयर अटैक। ठीक है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं अभी देखने को मिली है यूएसए में। कॉलोनियल पाइपलाइन करके एक कंपनी है, उसमें जो पेट्रोल डीजल सप्लाई कर रही थी वो सप्लाई एकदम से रुक गई, और आप जानते हो आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है तो वह प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ऐसे में इमरजेंसी आ गई, एकदम से रीजनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी फेडरल गवर्नमेंट ने। और आप देखोगे टैंकर्स से या दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम थे उनके द्वारा पेट्रोल डीजल की सप्लाई इंश्योर की गई। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा, सारा का सारा आपको समझ में आ गई होगी। फिर बात ये बताई गई कि भैया अटैक किया किसने, बोले एक डार्क साइड ग्रुप है, बोला उसने। अब ये डार्क साइड ग्रुप क्या है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एक तरीके से एक रैंसमवेयर डेवलपर्स का एक ग्रुप है जो कि रशिया बेस्ड है, ये बताया गया। रशिया में है ये ग्रुप जो कि मतलब फिरौती मांगता है। और फिरौती मांगने के लिए इनके पर्पस क्या रहते हैं, बोले इनका कोई क्रिमिनल एफिलिएशन नहीं होता है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करते हैं। क्योंकि इन्होंने जब फिरौती मांगी तो इन्होंने ये कहा कि हम न तो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, और साथ में हमारा काम है केवल मनी मेकिंग, हम डोनेट करते हैं चैरिटी के अंदर, हमें पैसा दो, ऐसे करके ये डिमांड की गई। तो ये कहने का मतलब डार्क साइड ग्रुप क्या हो गया, हैकर्स का एक ग्रुप है। कुल मिला के बात ये है जो कि सरकारों को परेशान करते हैं और पैसे मांगते हैं। अब ये अटैक की अगर बात करें, इसका असर क्या रहा, देखो जी सप्लाई की कमी आ गई। तो एक तरफ तो क्रूड ऑयल की प्राइस $69 पर बैरल चल रही थी, वो रिड्यूस होकर के मंगलवार को हुई थी कितनी, $67.8। जबकि ये जैसे ही कॉलोनियल पाइपलाइन को हैक किया गया, रैंसमवेयर से अटैक कर दिया गया, तो आप देखोगे पेट्रोल और डीजल की सप्लाई क्या हो गई, आउट ऑफ सर्विस। और आउट ऑफ सर्विस के चलते आप देख सकते हो प्राइस राइज ऑटोमेटिकली देखने को मिल गई। दूसरा, इसका असर एशिया में भी देखने को मिलता, और तीसरा इंडिया में भी कहीं ना कहीं हम भी क्या हैं, डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे, और इंपोर्ट पर कहीं ना कहीं असर पड़ जाएगा। तो क्या होगा जी, हमारे यहाँ पर ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई लेवल प्राइस चल रही है। अगर फ्यूल की बात करें तो पेट्रोल डीजल के प्राइस 100 रुपये लीटर के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि किस तरीके से ऑयल एंड गैस कंपनीज इस सिचुएशन को डील कर सकती हैं। तो एक्सपर्ट्स का कहना है जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे आप रिलाई कर सकते हो। दैट मीन्स विश्वास किसी पर भी मत करो, चाहे CEO ही क्यों ना आ जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही क्यों ना आ जाए कंपनी का, उसको वेरीफाई करो प्रॉपरली कि हाँ भाई, एक बार नहीं बार बार, जितनी बार लॉगिन करोगे उतनी बार आपको वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि जी मैं ही हूं, तब जाकर के उनको आप एक्सेसिबिलिटी दो, तब जाकर के आप साइबर सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हो। इसमें देखो ग्लिचेस बहुत ज़्यादा हैं, मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, बट करना पड़ेगा। देखो हमारे यहाँ पर भी इंडिया में भी ऑयल एंड गैस के लिए जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काम कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रही हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट्स हैं इनसे हमें बहुत कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने पिछली बार एक आर्टिकल देखा भी था जिसमें पावर कट हो गया था मुंबई में, ध्यान होगा आपको। ठीक है, अक्टूबर के टाइम पे ये न्यूज़ आई थी। ठीक है, अक्टूबर में ये इंसिडेंट हुआ था। फिर ये पहले तो डिस्कार्ड करती रही, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। फिर अल्टीमेटली मुंबई में ही पावर मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हाँ वाकई में महाराष्ट्र में पावर कट हुआ था, जिसकी वजह क्या थी, ये ही साइबर अटैक। ठीक है, तो इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर पाओगे GS पेपर 3 के साथ में, जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की इनकी बात करते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे।
इकोनॉमी पेज पे हमारे सामने आर्टिकल है कि सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से एक प्रपोजल दिया है जिसमें ये कहा है कि अब जो प्रोमोटर्स जिनको बोला जाता था, अब उन प्रोमोटर्स को बोला जाएगा पर्सन इन कंट्रोल। ठीक है, इसके पीछे वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो ये है कि प्रोमोटर्स जो हैं वो प्रोमोटर्स तब तक रहते हैं जब तक कि उनकी डोमिनेंस बहुत रहती है किसी भी कंपनी में जहां पर उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे आप रिलायंस ग्रुप की बात करो तो जो अंबानी है वो क्या है, एक प्रोमोटर ही है। बट आज क्या सिचुएशन बन के आ रही है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मैनर में आता है कंपनीज में। तो ऐसे में किसी एक इंडिविजुअल को आप प्रोमोटर बोल करके उसके मालिक की तरह ट्रीट कर रहे हो तो वो बंदा अपनी मनमानी चलाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में जो दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को अपहेल्ड करने में मुश्किलें आती हैं। तो ऐसे में सेबी ने इन सारी सिचुएशन को देख करके ये कहा कि भाई अब से जो प्रोमोटर है वो प्रोमोटर के नाम से ना जान करके आप इसको बोलोगे पर्सन इन कंट्रोल। एक तो ये चीज़ डिक्लेयर की गई है। दूसरी चीज़, अभी तक क्या था, जो भी प्रोमोटर्स थे उनका इन्वेस्टमेंट 20% से ज़्यादा होता था। ठीक है, मान लो कोई कंपनी अगर शुरू की जा रही है और उस कंपनी के अंदर जब भी कोई बड़ा स्टेक होल्डर है, बड़ा जो इन्वेस्टर है, वो कम से कम 20% वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा और वो 20% इन्वेस्टमेंट कम से कम उसको 3 साल तक होल्ड पे रखना पड़ेगा। मतलब 3 साल तक 20% से कम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, उसका लेवल 20% मेंटेन रहना चाहिए, तब जाकर के वो प्रोमोटर बन पाता। और फिर उसकी लीडरशिप के अंदर आईपीओज जो है वो मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं। आईपीओज का मतलब हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। ये एक तरीके से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कंपनी शुरुआत में पहली बार लॉन्च करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि हाँ मार्केट से कोई भी अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है। ये प्राइमरी मार्केट में आते हैं। प्राइमरी का मतलब पहली बार जो शेयर्स की लॉन्चिंग होती है ना, ये मानो आप, तो शेयर का मतलब हो गया कि किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी। ठीक है, इसमें इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं और अपनी हिस्सेदारी को इंश्योर करते हैं। तो ऐसे में पहले जो कंडीशन थी कि जो प्रोमोटर है उसको 20% अपने स्टेक्स जो हैं वो लॉक्ड इन रखने पड़ेंगे। मतलब 20% उसकी कैपिटल में जितनी भी वैल्यू आ रही है ना कंपनी की, उसका 20% हिस्सा उस प्रोमोटर को रखना पड़ेगा कम से कम 3 साल तक, तब जाकर के वो प्रोमोटर बन पाता था। तो अब क्या कर दिया, उस कंडीशन को रिड्यूस करके कि 20% तो रखना पड़ेगा, पर पहले जब 3 साल के लिए रखना पड़ता था उसको रिड्यूस करके कितना, सिर्फ 1 साल का कर दिया है। और नाम भी क्या कर दिया है, प्रोमोटर नहीं हो भैया आप, अब आप हो गए हो पर्सन इन कंट्रोल। दैट मीन्स बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट अब आप कंट्रोल करोगे, आप मालिक नहीं रह गए हो। ठीक है, तो ऐसे में देखो होता क्या है कि कभी कोई इन्वेस्ट करता है ना कोई भी कंपनी में, तो वो ये देखता है कि कंपनी में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कितना स्ट्रांग है, कौन कौन से मेंबर्स बैठे हैं, कौन से एक्सपर्ट्स हैं, उनको देख करके उस कंपनी में वो इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पता पड़े कि एक ही बंदे का ज़्यादा हिस्सा चल रहा है तो वो इन्वेस्ट करेंगे क्या, ऐसे में इन्वेस्टमेंट का लॉस होता है। दूसरा, डेमोक्रेटिक मैनर में देखा जाए तो एक बंदे की डोमिनेंस ज़्यादा हो जाए, बाकी सब उसके सामने देखें कि हाँ भाई आप डिसाइड करो, तो वो भी गलत हो जाता है। एक तो ये चीज़। दूसरा जो अमेंडमेंट किया गया है सेबी के द्वारा वो ये, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, दैट मींस कि कितना भी बेनिफिट एक कंपनी कमा रही है तो उसका हिस्सा कैसे कैसे डिवाइड किया जाएगा, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए बताया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की गई है, जो 1000 टॉप कंपनीज है ना इंडिया की जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, बोलो उन कंपनीज को तो अपने डिस्क्लोजर बताने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि उनके पास में क्या पॉलिसी है, कितनी वो अपने स्टेक होल्डर्स को कितना रेशो वो डिवाइड करके दे रहे हैं, सोशली वो कितना काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटली वो कितना सस्टेनेबल काम कर रहे हैं, वो चीज़ें उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो जो ये चीज़ हमने कल भी देखी थी इस बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर आप तो एक तो वेंचर कैपिटल की बात कर सकते हो और एक एंजल फंड्स की बात कर सकते हो। तो वेंचर और एंजल इन दोनों की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, अगर कोई स्टार्टअप नया कोई कंपनी खोलता है, आप मान लो कोई नई कंपनी खोलते हो और आपके पास में प्लान बहुत बढ़िया है और उस प्लान के लिए आपके पास में पैसे की कमी है, सिर्फ इतनी सी एक शॉर्टेज है। तो ऐसे में मान लो रतन टाटा है, वो कहीं ना कहीं आपके प्लान से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है और वो आकर के फिर इन्वेस्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये ले, मैं पैसा लगाता हूँ तेरे पास में, जैसे जैसे हो वैसे वैसे मुझे बाद में लौटा देना, मुझे कोई इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तेरे आइडिया से खुश हूँ इसलिए तू प्रोमोट हो और आगे जा। तो ये हो जाएगा एंजल, एक तरीके से परी की तरह आकर के इन्होंने हेल्प कर दी।
अब दूसरी केस को ले लो। दूसरे केस में होगा कि आपने स्टार्टअप शुरू किया और स्टार्टअप शुरू करने के बाद में एक बंदा आता है और वो कहता है आपको कि भाई मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तेरे अंदर, तेरे पूरे काम के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा प्लान बहुत बढ़िया है, ग्रोथ कर लेंगे हम, कोई इशू नहीं है, पर मेरे को हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कंडीशन बेसिस पे खुद की हिस्सेदारी लेकर के, तो इनको बोल देंगे वेंचर फंड्स। ठीक है, तो ऐसे में ये जो होते हैं ना वेंचर फंड और ये जो एंजल फंड है, इनको बोला जाता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। दैट मीन्स कि एक बंदा मिलकर के या फिर कुछ बंदे मिलकर के एक कंपनी खोलते हैं ABC, और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे फंड्स के ऊपर आप रिलाय करते हो, तो वो क्या हो गए, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। और उसी के क्लासिफिकेशन में कहीं ना कहीं एंजल और ये जो वेंचर फंड्स हैं ये आते हैं। राइट, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेना, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ की हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओगे। ठीक है, तो डिस्कशन में जो कंटेंट था मेन वो हमने देख लिया है, कुछ और है नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।